रईस टीवी में आप सबका खुशामदीद। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आने वाले टाइम में और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूं। मुकेश अंबानी इंडिया का सबसे अमीर आदमी और एशिया का भी सबसे अमीर आदमी। मुकेश अंबानी एक सेकंड में 51,250 रुपये कमाता है और एक मिनट में 3 लाख के करीब कमाता है। और अगर बात की जाए एक घंटे की, तो मुकेश अंबानी एक घंटे में 185 करोड़ कमाता है एक घंटे में। और अगर हम वीकली की बात करें तो मुकेश अंबानी एक वीक में 4,432 करोड़ रुपए कमाता है एक वीक में। अगर के मंथली इसकी इनकम की बात की जाए 19,242 करोड़ एक मंथ में कमाता है मुकेश अंबानी। और इसके बाद अगर हम सालाना मुकेश अंबानी की इनकम देखते हैं, जो एक साल में मुकेश अंबानी कमाता है 2.8 बिलियन डॉलर कमाता है पूरे साल में। मुकेश अंबानी जो एक साल में कमाता है 2.8 बिलियन डॉलर, ये अमाउंट इतना है कि किसी भी मुल्क की इकनॉमी चल सकती है। ये किसी भी मुल्क की इकनॉमी के लिए काफ़ी होता है। इससे बहुत से मुल्कों की इकनॉमी चल सकती है। आप लोग यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुकेश अंबानी कितना अमीर इंसान है। मुकेश अंबानी की अगर बात की जाए, ये दुनिया के 11वें नंबर अमीर इंसानों में शुमार होता है और ये एशिया का सबसे अमीर इंसान है। और अगर हम इन दिनों की बात करें तो अंबानी फैमिली की शादी हर जगह डिस्कस हो रही है। दुनिया भर में इसे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, हर जगह पे इसे डिस्कस किया जा रहा है। उसकी एक खास वजह ये है, एक अंदाजे के मुताबिक ये बताया जाता है कि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में जो खर्चा हुआ था 5,000 करोड़ इंडियन रुपीस खर्च किए गए थे, जिसमें बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार, टॉलीवुड स्टार, स्पोर्ट्स ने, हर इंसान ने, सबने शिरकत की थी। और अगर हम इसी के साथ साथ अगर बिजनेसमैन की बात करें तो दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी इस शादी में शरीक हुए थे। लेकिन इनमें से बहुत सी सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जिन्होंने शादी में शिरकत के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर चार्ज किए थे सिर्फ परफॉर्म करने के लिए। और ये भी बताया जाता है एक अंदाजे के मुताबिक मुकेश अंबानी के पास जितनी दौलत है उसका सिर्फ 5% खर्च किया गया है अनंत अंबानी की शादी में। ये तो बस एक छोटा सा नमूना है मुकेश अंबानी की दौलत का। मुकेश अंबानी इंडिया की इकनॉमी पे बहुत ही असरअंदाज होता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि मुकेश अंबानी इतना अमीर कैसे बना, क्यों ये एशिया का सबसे अमीर आदमी है, क्यों दुनिया के अमीर इंसानों में इसका नाम शुमार होता है। क्योंकि हर जगह मुकेश अंबानी का बिजनेस फैला हुआ है। इस बिजनेस की शुरुआत की थी मुकेश अंबानी के बाप धीरू भाई अंबानी ने। धीरू भाई अंबानी एक आम सा लड़का जो कि एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचता था, लेकिन उसमें कुछ करने की सलाहियत थी। वो कुछ करना चाहता था, कुछ पाना चाहता था, कुछ हासिल करना चाहता था। यहीं से उसे एक सोच मिली। धीरू भाई इंडिया के एक शहर गुजरात में रहते थे और यहीं से शुरुआत होती है। धीरू भाई ने अपना सफ़र स्टार्ट किया 1950 में। गुजरात से यमन चले गए काम की तलाश में और चलते चलते धीरू भाई अंबानी ने जैसा सोचा था उनको वैसा ही काम मिला, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, और उसे अच्छे से सीखता रहा। ये काम 8 साल तक चलता रहा और 8 साल तक धीरू भाई अंबानी को एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया और अच्छा खासा उसने कुछ हासिल कर लिया था इस बिजनेस के मुतालिक। 8 साल के बाद धीरू भाई अंबानी वापस आए गुजरात में 1958 में। लेकिन ये वापस आने के बाद वो धीरू भाई अंबानी नहीं थे जो 8 साल पहले गए थे। अब जो धीरू भाई अंबानी वापस आए थे, धीरू भाई अंबानी एक नया बिजनेस आइडिया लाया था और एक बिजनेसमैन बन के आए थे, जो कि उसने वापस आने के बाद इंडिया में अप्लाई किया। धीरू भाई अंबानी ने ट्रेडिंग का काम शुरू किया। उन दिनों धीरू भाई अंबानी ने मसालों का काम शुरू किया, जिसे रिलायंस का नाम दिया गया। और इसी तरह चलते चलते उसमें एक सक्सेस भी हासिल की और उसी में वो उसने कामयाबी भी हासिल की। उसी के बाद धीरू भाई अंबानी ने सोचा इस काम को एक्सपोर्ट भी किया जाए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर लिया धीरू भाई अंबानी ने, क्योंकि उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, क्योंकि अब वो इसमें माहिर बन चुका था। और यहीं से चलते चलते उसका बिजनेस कामयाब होने लगा और धीरू भाई अंबानी एक कामयाब बिजनेसमैन साबित हो रहा था। इस बिजनेस के चलते हर रोज धीरू भाई अंबानी को एक सक्सेस मिल रही थी। और इसी तरह चलते चलते 1966 में धीरू भाई अंबानी ने ये सोचा कि ये बिजनेस तो चल ही रहा है, क्यों ना इसके साथ एक और बिजनेस
स्टार्ट किया जाए। फिर धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस टेक्सटाइल के नाम से एक कंपनी बनाई और इसमें कपड़े का काम करने लगा। इसमें धीरू भाई अंबानी ने एक चीज का बहुत ही ख्याल किया कि कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और लो प्राइस के साथ। देखते ही देखते ये बिजनेस भी एक कामयाब बिजनेस हो गया, क्योंकि लोग इसे पसंद कर रहे थे, क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट के साथ साथ एक डिजाइनिंग भी थी और उसके साथ साथ लो प्राइस भी थी। इसी की वजह से आवाम में ये ब्रांड बहुत ही मकबूल हो गया और बहुत ही पसंद किया जा रहा था ये ब्रांड आवाम की तरफ से। रिलायंस टेक्सटाइल एक ब्रांड बन चुका था इस सक्सेस के बाद। लेकिन धीरू भाई अंबानी का अभी सफर खत्म नहीं हुआ था। धीरू भाई अंबानी की सोच थी कि उसे और आगे जाना है, उसे और बहुत कुछ हासिल करना है। देखते ही देखते इस कामयाबी के बाद इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने लगे और आम इंसान भी इसमें इन्वेस्ट करने लगे। हर बंदा इसमें अपना शेयर डाल रहा था प्रॉफिट के लिए, क्योंकि रिलायंस उस टाइम रैंक कर रहा था, एक अच्छा बिजनेस दे रहा था। हर बंदा इसमें आराम से और आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर रहा था। हर आने वाला दिन इसके लिए एक नया प्रॉफिट ला रहा था। और फिर रिलायंस की कामयाबी उस दिन सामने आई जब 1987 में वर्ल्ड कप हुआ था। इस वर्ल्ड कप का ब्रांड स्पॉन्सर रिलायंस को मिला था। ये सब कुछ तो ठीक चल रहा था और बहुत ही बेहतरीन चल रहा था, लेकिन धीरू भाई अंबानी को एक जगह पे बहुत मसला आ रहा था। उसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए उसे पेट्रोल केमिकल्स दूसरी कंपनियों से परचेज करना पड़ता था, जो कि उसे बहुत कॉस्टली पड़ता था। लेकिन यहीं पे धीरू भाई अंबानी ने सोचा पेट्रोल केमिकल्स का बिजनेस खुद करना है, और फिर आगे चल के धीरू भाई अंबानी इसमें भी कामयाब हो गए और ये भी एक नया बिजनेस खड़ा कर लिया। इसी तरह से सब कुछ चलता रहा। धीरू भाई अंबानी हर दिन कामयाब हो रहे थे और हर दिन बिजनेस ग्रोथ कर रहा था। और इसी के साथ साथ उसके दो बेटे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये भी धीरू भाई अंबानी के साथ साथ होते थे और ये भी काफी हद तक अपने बाप धीरू भाई अंबानी के साथ सब कुछ देख रहे थे, सारा बिजनेस समझ रहे थे, उसे सीख रहे थे। और फिर इसी के चलते चलते धीरू भाई अंबानी की उम्र बढ़ने लगी और वो बीमार रहने लगे। और फिर इसी बीमारी के चलते धीरू भाई अंबानी 2002 में इस दुनिया से चले गए। लेकिन धीरू भाई अंबानी से जाने से सबसे बड़ा मसला ये खड़ा हुआ, जो कि सारा बिजनेस था धीरू भाई अंबानी का, उसने अपनी जिंदगी में इसकी वसीयत कोई नहीं की थी, यानी कि अपने बेटों को इसका कोई हिस्सा नहीं दिया था, ना कि कहीं पे इस चीज का जिक्र किया था। फिर दोनों भाई यही डिस्कस कर रहे थे कि इस बिजनेस का मालिक कौन होगा, इस बिजनेस को कौन चलाएगा, इसे कौन आगे कंटिन्यू करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये था। फिर ये सारी चीजें देखते हुए रिलायंस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एक मीटिंग की, जिस मीटिंग में ये कहा गया कि मुकेश अंबानी का हिस्सा ज्यादा बनता है इस बिजनेस में, क्योंकि वो उससे पहले भी इस बिजनेस को देख रहे थे और अच्छे से चला रहे थे, क्योंकि रिलायंस का ज्यादातर हिस्सा मुकेश अंबानी के पास जा रहा था। और यहीं से मसला शुरू हुआ दोनों भाइयों के बीच में, यहीं से इख्तिलाफात शुरू हुए दोनों भाइयों के बीच में से। फिर उन्होंने बातचीत भी करना छोड़ दी। ये सारी चीजें मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की माँ नहीं देख सकती थी और उसने ये फैसला खुद किया, दोनों भाइयों को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा करके दे दिया। आधा मुकेश अंबानी के नाम कर दिया और आधा अनिल अंबानी के नाम कर दिया। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की माँ की तरफ से जो डिवाइडेशन हुई थी, जो कि हिस्सा किया था, और दोनों को ये कहा गया कि दोनों बेटे अपना अपना बिजनेस खुद संभालें, अपना अपना बिजनेस खुद देखें। धीरू भाई अंबानी की जो डेथ हुई थी वो 2002 में हुई थी और इसी के साथ चलते चलते 2005 में ये सारी डिवाइडेशन हुई। और फिर इनके हिस्से होने के बाद रिलायंस ऑयल, रिलायंस गैस, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग, ये सब मुकेश अंबानी के हिस्से में आ गया। और रिलायंस एनर्जी, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस कैपिटल, ये सारा कुछ अनिल अंबानी के नाम कर दिया गया। ये डिवाइडेशन होने के बाद दोनों भाई आपस में बातचीत नहीं करते थे, इख्तिलाफात इन दोनों के काफ़ी बढ़ चुके थे और यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते थे। और लेकिन इसी इख्तिलाफात के चलते चलते एक दिन दोनों भाई कोर्ट भी गए, वहाँ भी ये केस चलता रहा कई सालों तक। खैर ये मसला कैसे न कैसे तो हल हो गया।
अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस में बहुत मेहनत की। एक नए आइडिया के साथ उसने शुरुआत की बिजनेस की, और मुकेश अंबानी ने बहुत सी एडिशंस भी की अपने बिजनेस में, जैसे कि स्मार्ट बाजार। मुकेश अंबानी रिटेल्स में भी आ गए थे। स्मार्ट बाजार के नाम से उसने एक ब्रांड लॉन्च किया। स्मार्ट बाजार से आवाम को ये फायदा हुआ कि उसे लो प्राइस में एक प्रोडक्ट मिल रहा था। आवाम को हर वो चीज मिल रही थी जो कि उसने सोची थी लो बजट के साथ, और इसी के साथ चलते चलते ये ब्रांड भी आवाम में बहुत पसंद किया गया। इसमें भी मुकेश अंबानी बहुत ही कामयाब हुए और बहुत ही सक्सेसफुल हुए। 2008 में IPL की शुरुआत हुई। मुकेश अंबानी इसमें भी पीछे नहीं रहे। मुकेश अंबानी ने इसमें भी इन्वेस्ट किया। IPL की सबसे महंगी टीम खरीदी, और वो टीम खरीदने के बाद उस टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया, और कई सालों तक वो सक्सेसफुल साबित होती रही, और कई सारी ट्रॉफियां भी इस टीम ने जीती। इस टीम का नाम था मुंबई इंडियंस। इस IPL टीम ने मुकेश अंबानी को बहुत सारा प्रॉफिट दिया, और यहाँ तक कि जहाँ कोरोना चल रहा था, दुनिया का निकलना बंद था, दुनिया लॉस में जा रही थी, वहाँ भी खाली ग्राउंड में मैचेस हुए और मुकेश अंबानी को बहुत सारा प्रॉफिट दिया। ये टीम IPL की सबसे महंगी टीम कही जाती है। और फिर आता है 2016 में मुकेश अंबानी जियो के नाम से एक मोबाइल नेटवर्क लॉन्च करते हैं, जो कि आवाम में बहुत ही मकबूल हुआ। लेकिन यहाँ पे मुकेश अंबानी ने कुछ अलग किया था, कुछ नया किया था। मुकेश अंबानी यहाँ पे ये सोच लाया था कि जियो नेटवर्क हर गरीब इंसान के पास हो, हर अमीर इंसान के पास हो, मिडिल क्लास भी इसे यूज कर सके, हर इंसान इसे यूज कर सके। और सबसे बड़ी बात ये थी, इस नेटवर्क की कॉल्स, डेटा, मैसेजेस सब कुछ फ्री था। देखते देखते ये जियो नेटवर्क इतना मकबूल हो गया कि ये नेटवर्क की बाकी जो भी ब्रांड्स थी वो सारी की सारी पीछे रह गई, बहुत ज्यादा पीछे रह गई। और यहाँ तक कि उन ब्रांड्स ने जियो नेटवर्क के नाम एक कंप्लेंट भी कर दी कि इस नेटवर्क के आने के बाद हम लोग लॉस में जा रहे हैं। इसके बाद मुकेश अंबानी ने आवाम को लो बजट में इसे पेश किया। आप एक मुकेश अंबानी का बिजनेस आइडिया देखें, उसने जिस भी चीज में हाथ डाला या कि जिस भी बिजनेस को स्टार्ट किया, उसमें वो टॉप करता गया और इतना सक्सेस हुआ, दुनिया हैरान और परेशान होती रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक जियो नेटवर्क के जो यूजर हो चुके थे, 450 मिलियन यूजर हो गए थे, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। और इसी के साथ चलते चलते 2024 में मुकेश अंबानी ने इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाने का फैसला किया। इसका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है मुकेश अंबानी ने अमेरिका में। इसकी जो टोटल कॉस्ट है $8.5 मिलियन। मुकेश अंबानी का इतना बिजनेस फैला हुआ है। मुकेश अंबानी इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ही असरअंदाज होता रहा है, और यहाँ यूं कह लें कि इंडिया की इकोनॉमी मुकेश अंबानी की वजह से ही चल रही है। आप चाहते ना चाहते भी, घूमते फिरते खाते पीते मुकेश अंबानी को कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे प्रॉफिट दे रहे होते हैं। ये है मुकेश अंबानी का बिजनेस। अगर हम मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ की बात करें तो $122 बिलियन है। इसकी अगर हम इंडिया की करेंसी में बात करें तो ये बनते हैं 10,370 अरब रुपए, और अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में बात करें तो 34,160 अरब रुपए बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस में। अगर के $122 बिलियन का फिगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी अमीरों की लिस्ट में 11वें नंबर पे आते हैं। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि मुकेश अंबानी के पास कितनी दौलत है। लेकिन कई जगह पे ये भी सवालात किए जाते हैं कि मुकेश अंबानी इतना सारा पैसा खर्च कहाँ करता है। तो आगे हम बात करते हैं कि मुकेश अंबानी अपनी दौलत में से कुछ पैसे कहाँ खर्च करते हैं। अगर हम मुकेश अंबानी के घर की बात करें, एंटीलिया की, मुकेश अंबानी का घर इंडिया के एक शहर मुंबई में है। ये घर मुंबई का सबसे बड़ा घर है। ये घर इंडिया का बहुत ही खूबसूरत घर है और बहुत ही महंगा तरीन घर है। नाज़रीन, मुकेश अंबानी के घर की प्राइस है 15,000 करोड़। यही वजह है कि ये इसे एक दुनिया का सबसे महंगा घर बनाता है। इस घर की टोटल 27 मंजिलें हैं और ये घर 37,000 स्क्वायर मीटर में मुश्तमिल है। और अगर हम इस घर की खसूसियात के बारे में बात करें तो इस घर के अंदर एक मंदिर है, और इस घर के अंदर एक जिम है, और इस घर के अंदर एक कार गैरेज भी है। लेकिन कार गैरेज तो हम इसे नहीं कहेंगे, ये इसे कार शोरूम्स कहेंगे, क्योंकि इस शोरूम के अंदर दुनिया जहान की गाड़ियां हैं।
और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस घर के ऊपर एक हेलीपैड भी है। इस घर की इतनी मंजिलें होने के बाद काफ़ी सारी मंजिलें खाली रहती हैं क्योंकि रहने वाले अफराद बहुत कम हैं और घर इतना बड़ा है। और नाज़रीन यहीं पे आपको बताते चलें, हाल ही में अभी अनंत अंबानी की शादी हुई है जिसे हर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया पे डिस्कस किया गया, बल्कि दुनिया में ही इसे डिस्कस किया गया है। अगर हम इस शादी की कॉस्ट की बात करें तो ये इसका एक अंदाजे के मुताबिक बताया जाता है 5000 करोड़, जो कि अभी ये एक्यूरेट फिगर नहीं है। इस बात के बारे में शायद ही कोई जानता हो कि इसमें कितना खर्चा हुआ है। अगर हम मुकेश अंबानी की बिजनेस की बात करें तो मोबाइल नेटवर्क, जियो नेटवर्क, मुंबई इंडियन, रिलायंस रिटेल, रिलायंस इंडस्ट्री हर जगह फैला हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो मुकेश अंबानी के हैं। नाज़रीन ये थी मुकेश अंबानी की सक्सेस स्टोरी। अब बात करते हैं अनिल अंबानी की, जिसे धीरू भाई अंबानी की प्रॉपर्टी से आधा हिस्सा मिला था जैसे मुकेश अंबानी को मिला था। अनिल अंबानी का हर जगह से दिवालिया निकल चुका है। अनिल अंबानी के बिजनेस आइडियाज़ ही उसे लेट हुए। अनिल अंबानी ने गलत जगह पे गलत टाइम पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से उसे हर दिन लॉस खाना पड़ा। अनिल अंबानी हर जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहा था सिर्फ इसी चीज़ को देखते हुए कि उसे एक जल्दी से तरक्की मिले। सिर्फ इस वजह से वो एक तरक्की हासिल करना चाहता था अपने बिजनेस में, वो एक सक्सेस हासिल करना चाहता था। यहीं पे अनिल अंबानी एक गलती कर गया। उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि किस टाइम किस जगह पैसा लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। जैसे कि मुकेश अंबानी सही पैसा सही जगह पे उसने इन्वेस्ट किया। एक टाइम ऐसा भी आया अनिल अंबानी का जब बिजनेस लॉस में जा रहा था तो उसने बैंक से लोन लेके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, लेकिन उससे भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। वो दिन ब दिन लॉस में जा रहा था। एक दिन ऐसा आया जिसमें अनिल अंबानी बैंक करप्ट हो गया और उसे इन्वेस्टर की तरफ से धमकियां मिलने लगीं कि अगर आपने हमारे पैसे ना लौटाए तो आपको हम अरेस्ट करवा देंगे। यहीं पर मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी की हेल्प की, वो अमाउंट देके उसे क्लियर करवाया। अब अगर हम अनिल अंबानी के टोटल नेटवर्थ की बात करें तो इस टाइम अनिल अंबानी की टोटल नेटवर्थ है बिल्कुल ज़ीरो। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, अनिल अंबानी के गलत फैसले, क्योंकि मुकेश अंबानी की तरह एक कामयाब बिजनेसमैन वो साबित ना हो पाया। वो मुकेश अंबानी की तरह बिजनेस नहीं कर पाया। नाजरीन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके अलावा मैं आपसे बस एक सपोर्ट चाहता हूँ कि इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगेन सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और नाज़रीन इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है, ये आपने ज़रूर शेयर करना है। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। नाज़रीन इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।